हेलो एवरीवन। मैं बहुत दिन बाद आपको इस प्लेटफॉर्म पे दिख रहा हूँ। आपने मेरी प्रीवियस में बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें मैं पुलिस कांस्टेबल और एसआई के बारे में बताया होगा। कुछ काफ़ी सारी वीडियो मैं बना चुका हूँ अब तक, लेकिन मैंने सोचा था कि कुछ और वीडियो बनाऊँगा, पर कुछ तरीके इस्तेमाल करके देखे पर वो काम नहीं कर रहे थे, तो मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। ठीक है। एक्चुअल में क्या है, अभी एमपी पुलिस का रिजल्ट आया है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे बच्चे ना किसी किसी कारणों से 2-3-4 नंबरों से बाहर हो गए हैं। मतलब वो बच्चे डिज़र्व करते हैं, उनको नौकरी मिल जाती, लेकिन कुछ कुछ मिस्टेक्स हैं जो उन्होंने करी हैं, इस वजह से उन्हें जो है वो सिस्टम समझ में नहीं आया और वो फेल हो गए। दरअसल क्या होता है जीवन में कि सेटबैक्स जो होते हैं ना, सेटबैक्स अगर मिलते हैं इंसान को तो वो सीख देते हैं कि भाई क्या कमी थी, क्या गलती थी, वो चीज़ें हम लोगों को करना है जिससे हम आगे किसी परीक्षा में फेल ना हो। जो व्यक्ति एग्ज़ाम में जाके फेल होता है ना, वो व्यक्ति घर पे फेल नहीं होता। मतलब घर में प्रैक्टिस जो पेपर होते हैं ना, वो प्रैक्टिस पेपर में अगर फेल हो जाएगा वो व्यक्ति, तो एग्ज़ाम में फेल नहीं होता वो। क्योंकि जो व्यक्ति घर पे प्रैक्टिस पेपर नहीं लगाता है और सीधे एग्ज़ाम में जाके पेपर लगाता है, वो व्यक्ति वहाँ जाके फेल हो जाता है। मेरा उद्देश्य आज की जो वीडियो को बनाने का है वो है एक नया रास्ता तैयार करना। जो व्यक्ति कांस्टेबल में कि रिजल्ट में फेल हो गए, देखो पास हो गए, उनको तो बहुत सारी स्टोरी अभी उनके मन में आ रही होंगी कि ये फ़ायदा हो जाएगा, वो फ़ायदा हो जाएगा। हालांकि उतना फ़ायदा कुछ भी नहीं बना उसमें। अच्छा है, आप पास हो गए, बधाई के पात्र हैं, इस इतने बड़े कंपटीशन में आपने नौकरी ले ली है, ठीक है। अब जो फेल हो गए उनके लिए मैं बताऊँगा कि आपके पास 2 तरीके हैं। आपको पुलिस की नौकरी पसंद है इसलिए आप पुलिस के एग्ज़ाम देते हैं, और MPSI ये भी पुलिस की नौकरी है, बस इससे थोड़ा बड़ा पद है, 4 प्रमोशन के बाद SI बन जाते हैं। तो अब करना क्या चाहिए कि क्या कांस्टेबल का इंतज़ार करना चाहिए और फिर वापस कांस्टेबल देना चाहिए जो कि आने वाली है, या फिर MPSI आने वाली है उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो मैं इसकी क्लैरिटी दूंगा आपको कि क्या करना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये कोट लिखा हुआ है चार्ल्स आर स्विंडोल का। इसमें लिखा है जीवन 10% इस पर आधारित है कि हमारे साथ घटित क्या होता है, और 90% इस पर आधारित है कि उस पर हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी घटनाएं अपने साथ घटित हो रही हैं, उन घटनाओं के बाद हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। एक वॉरियर होता है वो सीख के आता है, ठीक है, और एक व्यक्ति लूज़र होता है, वो व्यक्ति वो उस घटना में कलेप्स हो जाता है, ठीक। तो आप कलेप्स होने वालों में से हैं कि भाई ठीक है मेरा नहीं हो रहा है, या दूसरा रीज़न हो सकता है आप दूसरा प्लान कर रहे हो इस प्रकार से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई गलतियाँ क्या क्या करी, आपको मतलब समझना है। जो एक्सपीरियंस आपको मिला है, अनुभव होता है, अनुभव बैड और गुड कैसा भी हो सकता है। अब आपको मिला है कि आप जो एक्चुअल में आप बेहतर कहाँ हैं। आप परीक्षा में बहुत बेहतर हैं, एग्ज़ाम में आपके अच्छे नंबर थे, फिजिकल में अच्छे नंबर थे, कहाँ थे, या एग्ज़ाम में कम थे, फिजिकल में कम थे, या एग्ज़ाम में अच्छे थे, फिजिकल में कम थे। कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा कि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो एवरेज मार्क्स लेके आए थे और उसके बाद वो फिजिकल में जाके अच्छा स्कोर कर दिए, तो उनका सिलेक्शन हो गया। कुछ बच्चे ऐसे थे जो परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लेके आए थे, फिजिकल में बहुत अच्छे नंबर नहीं ले पाए, तो वो फेल हो गए। तो एक्चुअल में रणनीति में उसी हिसाब से अपने को बनाना चाहिए। अपने को ये पता करना चाहिए कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टाइम मैनेज नहीं कर पाए, ठीक है, ये समस्याएं हो सकती है। तैयारी कमी, करंट अफेयर में कम नंबर आए हुए, या किसी चीज़ में, या मैथमेटिक्स नहीं लगा पाए। तो फिर अगेन मैं बोलूँगा, प्रैक्टिस की जो स्पीड है आपकी वो कहीं ना कहीं गड़बड़ रहती है, तो उससे भी दिक्कत होती है। आप बेहतर रिलेट कर पाएंगे मैं जो बोल रहा हूँ। तो आप पहले अपने जो कांस्टेबल के एग्ज़ाम है उसका विश्लेषण करें कि दिक्कत कहाँ थी, कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा गलत हुई है, फिजिकल में गड़बड़ हुई, कहाँ पे दिक्कत हुई। उसके बाद इनमें आपके 100% नंबर आए कि नहीं, मैथमेटिक्स रीजनिंग में, ठीक है। और फिर कुछ ऐसी गलतियों को भी आप डिवाइड कर लें कि जैसे मान लो मैं इसमें सोच नहीं पाया, ये मेरी गलती थी, या टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो गया, या
मैं परीक्षा जिस तरीके से ले रहा था, जैसे पहली बार में कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, या मेरी एक्यूरेसी सही नहीं रही, तो ये सब आप अपने आप को पता कर लो। उस हिसाब से अपन फिर आगे प्लान बनाते हैं। अब जैसे आप उस एग्ज़ाम में फेल तो हो ही गए, अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, एक तो कांस्टेबल और एक एसआई। मैं ऐसे बहुत सारे सब इंस्पेक्टर को जानता हूँ जो पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में कई बार फिजिकल में बाहर, एग्ज़ाम में बाहर, उसके बाद वो अभी सब इंस्पेक्टर हैं। तो उस समय 2015-16 में कांस्टेबल की वैकेंसी और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी साथ में ही आती थी। तो कुछ लोग ऐसे होते थे कि फिजिकल देने जाते थे, कांस्टेबल में थोड़ा आलस कर देते थे, सब इंस्पेक्टर बड़ी एग्ज़ाम है तो बड़ी एग्ज़ाम में मेहनत कर देते थे। कुछ मतलब उतना ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं था, मतलब सिलेबस में और सिलेबस की कठिनाई में। सिलेबस में तो डिफरेंस था उस समय, अब तो सिलेबस में भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप एसआई की तैयारी करते हैं तो आप बहुत सारे एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। एसआई में मैथ भी है, रीजनिंग भी है, ये है, और बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको तुम पढ़ लोगे तो बहुत सारी छोटी एग्ज़ाम आपकी निकल जाएगी, जो कि एसआई के लिए बहुत अच्छा सिलेबस आपकी बार दिया हुआ है। तो आप या तो 4-6 महीने थोड़ी सी दबा के, जो कि आपने अभी गलती करी है, अभी आपने केवल एग्ज़ाम टाइम पे 3 महीने के लिए तैयारी करी है, जो कि ठीक नहीं है। तैयारी करना है तो जब तक जॉब ना मिल जाए तब तक लगातार, ठीक है। तो उसके लिए आप प्लान बना के एसआई, ठीक है, तगड़े तरीके से दे दो कि या तो अपना जो दुख है कि यार मैं एक एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, उसको बदल दो कि मैं डायरेक्ट 2 स्टार लगा के आऊँगा। भाई जो तुम्हारे बैचमेट होगा उनको बता दो कि देखो अब मैं इधर तो फ़ेल हो गया, इधर आऊँगा। या फिर आप कांस्टेबल और एसआई के दोनों दे दो और दोनों में सेलेक्ट हो जाओ। फिर मेरे एक दोस्त है जिसका सिलेक्शन उस समय हम लोगों ने जेल पुलिस का फिजिकल साथ में दिया था, फिर उसका सीपीओ में भी हो गया था, और फिर उसका एमपीएसआई में भी हो गया था। उसने एमपीएसआई ज्वाइन करी थी। तो वो व्यक्ति मतलब लगातार एग्ज़ाम दिए जा रहा था और लगातार सिलेक्ट होते जा रहा था, लेकिन और एमपी कांस्टेबल में भी उसका हुआ था। तो मेरे साथ कांस्टेबल में भी हुआ था, एसआई में दिया नहीं था, और एसआई में भी हुआ था, उसका मेरे से थोड़ा बड़ा था वो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ कर सकते हैं। और एमपीएसआई का जो सिलेबस है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले, और अभी डिटेल में बता दूँगा, ठीक है। एमपीएसआई का जो एग्ज़ाम है वो उन बच्चों को ज़्यादा ठीक रहेगा जिन बच्चों का स्कोर 85 के अराउंड था कांस्टेबल में, फिजिकल में वो कम नंबर आए, क्योंकि एसआई में जो इसका जो सिलेबस का वेटेज है ना, वो मेंस का ज़्यादा है। आप देखोगे तो मेंस का ज़्यादा है और फिजिकल का कम है, फिर उससे भी कम इंटरव्यू का है। यानी 80% जो वेटेज है वो है काय का, मेंस का, और 100% जो मतलब 20% जो बचा वेटेज है वो है फिजिकल और इंटरव्यू का। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो जो पढ़ने में बहुत अच्छे बच्चे हैं जिनका फिजिकल कमजोर है वो कर सकते हैं एमपीएसआई के लिए यार। क्योंकि एमपीएसआई में क्या होना है कि प्री क्वालिफाई करना है आपको। प्री क्वालिफाई करना मतलब समझ लेना कि पटवारी बन जाना अपने आप में, इतने बच्चों को प्री क्वालिफाई होगा, ठीक है। उसके बाद फिर देना है आपको मेंस, फिर मेंस में जो बच्चे छट के आएंगे फिर उन बच्चों को देना है फिजिकल। यानी मेंस में भी आपको अच्छे नंबर लेके आने पड़ेंगे, तब आपको फिजिकल देने का मौका मिलेगा। फिर फिजिकल, मेंस और इंटरव्यू के नंबर हैं, इससे आपका कट ऑफ बनेगा, ठीक है। तो ये हो गई इसकी बात। आप उसमें ऐसा कोई परहेज नहीं, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर दौड़ता है तो वो सीधा 10 किलोमीटर नहीं दौड़ता, पहले 1 किलोमीटर दौड़ता है, फिर 2 किलोमीटर दौड़ता है, फिर जाके 10 किलोमीटर उसके पूरे होते हैं। तो एसआई की परीक्षा जब आप तैयारी कर रहे हो तो आप उस परीक्षा के बीच में कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, तो कांस्टेबल की तुम्हें अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एसआई की तैयारी करोगे, सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे, कांस्टेबल का एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा, तो ठीक है, एसआई का भी निकल जाए। इस प्रकार से आपको तैयारी करनी रहेगी। और इसमें जो नया सिलेबस आया है एसआई का, उसको डाउनलोड कर लो और उसके हिसाब से तैयारी करो, क्योंकि उस थोड़ा स्तर की तैयारी करोगे तो जाके आसानी से पेपर निकल जाते हैं। जैसे मैं उस समय तैयारी करता था, मेरी स्ट्रेटजी रहती थी एक तो बैंक की, जिससे करंट अफेयर और अंग्रेजी इम्प्रूव होती थी, और एक एसएससी की। पहले एसएससी सीजीएल वगैरह उतना कंपटीशन नहीं रहा करता था, अभी तो 93% कट ऑफ गया है, जो कि अच्छी सी पोस्ट होती है ना उसमें सीजीएल में, उसका कट ऑफ तो 93% काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब आपको अगला टास्क करना क्या है? अगला टास्क करना है कि अपनी जो समस्याएं आपने निकाल ली हैं उनको एक प्लान बनाओ कि भाई मैं
इस सब्जेक्ट को यहाँ से कंप्लीट करूँगा। जैसे मैं आपको बता दूँ, किसी का मैथमेटिक्स वीक है, तो मैथमेटिक्स वीक तुम्हारी वजह से नहीं है। मैथमेटिक्स वीक इसलिए है क्योंकि तुमने ढंग के टीचर से उसको पढ़ा ही नहीं, ठीक है। अब ढंग के टीचर से नहीं पढ़ा तो तुम्हें लगता है कि मैथमेटिक्स कठिन नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स से बिल्कुल एक बेसिक सामान्य समझ है मैथमेटिक्स, जो अपने पेपरों में आता है 10th लेवल का, और उसको आप बिल्कुल स्ट्रेटजी के साथ तैयार करो कि भाई ये मुझे आता है, ये मुझे नहीं आता है, इसको मैं कर लेता हूँ, ये एवरेज है, और टेस्ट लगाओ फिर, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने 6 महीने तैयारी करी और आप पेपर देना नहीं जानते तो आप कुछ नहीं जानते। मतलब आप इंटेलिजेंट रहोगे, 2-3 क्वेश्चन से बाहर हो जाओगे, लेकिन बाहर हो जाओगे ना भाई, अल्टीमेटली मैटर क्या करता है कि आप सिलेक्ट हो गए कि नहीं हुए, ठीक है। और जो भी सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि मेरे कमज़ोर हैं, उनका तैयारी करो प्रॉपर तरीके से, अच्छे से पढ़ो। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मैं एक टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूँगा, मतलब उत्कृष्ट क्लासेस का डाला होगा उस पर, और उस पर आप वो लिंक ज्वाइन कर लेना। तो मैं शाम को लाइव आके, लाइव एज इन की जो गूगल मीट होता है ना, गूगल मीट पे आप सबके साथ जुड़ के जो भी मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मैं आपको तरीके बताऊंगा कि पढ़ना कैसे। मैं आपको मतलब वो पर्सनल बातें शेयर करूंगा जो यूट्यूब एक ओपन प्लेटफॉर्म है उस पर शेयर करूंगा, तो शायद बाकी टीचर्स को ऐसा लगेगा कि यार ये सब पोल खोल रहा है, हम लोगों का धंधा बंद करवाएगा क्या। तो वो तरीके बताऊंगा कि पढ़ा कैसे जाता है, और पढ़ने के साथ साथ जो कमियां हैं, जैसे जो इंडिविजुअल आपकी कमी होगी तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं कि भैया ये वाली मेरी कमी थी, इसकी वजह से मुझे दिक्कत आ रही, तो मैं उसको सोल्यूशन बता दूंगा कि भाई ये करो आप, तो इससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। एक गूगल फॉर्म भी मैं लगा दूंगा, तो मुझे उसमें ये बता देना कि एसआई की तैयारी कौन कर रहा है और कौन कांस्टेबल के लिए फिक्स है। केवल 2 परीक्षाएं, इसमें आप मुझे बताओगे तो मेरे को कंफर्टेबल रहेगा। फिर मैं एसआई वाले बच्चों का एक अलग से गूगल मीट कर लिया करूँगा, या फिर एसआई कांस्टेबल दोनों कर लिया करूँगा, क्योंकि सिलेबस में विशेष डिफरेंस नहीं है और कुछ फ़ायदा ही मिलेगा। और 1 घंटे का सेशन रख लिया करेंगे डेली, जिससे मैं आपकी डेली इवोल्यूशन, टारगेट, वो सारी चीज़ें, पढ़ना कैसे है, कैसे पढ़ा, टेस्ट कैसे लगाए, वो आपकी सारी प्रोसेस में उसमें बता दूंगा कि आपको क्या करना है, कैसे रणनीति बनानी है, कैसे किसी सब्जेक्ट को पढ़ना है। बिल्कुल आसान तरीके, कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती। डिफ़िकल्ट तब होती है जब हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते और समझाने वाला बहुत कमज़ोर होता है, जिस वजह से डिफ़िकल्ट होती है। जैसे खान सर के बारे में सुना होगा आपने, वो कभी भी ये नहीं बोलते कि तुम्हें समझ में नहीं आया, वो ये बोलते हैं कि मैंने पढ़ाया या मैंने बताया। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं आया। मैं तो ये बोलता हूँ कि ऑलमोस्ट, जैसे मैंने एक बार पॉलिटी पढ़ी हुई थी, कोचिंग का नाम बताता हूँ, विजन आईएएस, दिल्ली से। मैंने रिवीजन भी नहीं करा, जब भी करता हूँ एक बार में पूरी क्लैरिटी आ जाती है। एक बार मैंने कंप्यूटर पढ़ा हुआ था, निर्माण आईएएस के एक सर हैं जिनका नाम है हर्ष गुप्ता सर, ठीक है। अब कंप्यूटर मुझे, मतलब वैसे भी मैं कंप्यूटर पर डेली काम करता हूँ और मुझे उतनी जानकारी तो नहीं थी, काम तो करता रहता था कि ये चीज़ें हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये वो चीज़ें हैं जिनको मैं डेली काम करता हूँ, पर इनके नाम वगैरह नहीं जानता था। तो क्लैरिटी मुझे वहाँ से ऐसे इस प्रकार से आई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने जो वरिष्ठ होते हैं, सीनियर होते हैं, उनसे जुड़ने से, जैसे आपने आईएएस के एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए लोगों को देखा होगा, आईएएस वाले क्या करते हैं कि वो अपने से जूनियर जो भी बच्चे अच्छे होते हैं उनको हेल्प करते हैं डायरेक्टली, उनको बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। अपने अन्य चीज़ों में बच्चे क्या है कि ज़्यादा हेल्प नहीं करते। जैसे कोई कांस्टेबल में सिलेक्ट हो गया तो वो अब नीचे वाले बच्चों को नहीं बताएगा कि तुम्हें क्या करना है, एसआई में सिलेक्ट हो गया तो वो नहीं बताएगा। अपने को भी अब ज़माना आईएएस की परीक्षा, ग्रुप डी की परीक्षा में कोई विशेष अंतर तो रहा नहीं है। आप भी समझते हैं कि अभी यूपीएससी का फॉर्म जिन बच्चों ने डाला होगा उन्हीं बच्चों ने ग्रुप डी का भी डाला होगा। तो मतलब ट्राई सब जगह कर रहे हैं अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये किताबें वगैरह, ऑनलाइन स्टडी, ये मैं क्या है कि ऑनलाइन नहीं बताऊंगा, क्योंकि बताऊंगा तो कुछ लोगों को ठीक नहीं लगेगा। तो मैं आपको, जो मेरे साथ गूगल मीट पे आप जुड़ेंगे ना,
गूगल मीट पे मैं आपको ये बताऊंगा कि किताब कौन सी पढ़नी है, किताब कहाँ से पढ़नी है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो विद्यार्थी जीवन में अपन को कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है। अपन हर किसी का कोर्स नहीं खरीद सकते, हर कोई किताब नहीं खरीद सकते, ना ही खरीदना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारी किताबें खरीद के रख लेते हैं, फिर उनको देख देख के डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मैंने तो इनमें से कोई सी भी नहीं पढ़ी। ठीक है, पेपर कैसे लगाने हैं, कहाँ से करंट अफेयर पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ने के तरीके क्या होते हैं, क्या करंट अफेयर ही पढ़ते रहना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि देखो बिजनेस एक अलग चीज़ है और सिलेक्शन अलग चीज़ है। बिजनेस वाला माइंडसेट तो ये है कि आप कभी भी सिलेक्ट ना हो, बस तैयारी करते रहो, मतलब आप 2-4 नंबर से फेल होते रहो और आप हमारी कोचिंग का सब्सक्रिप्शन लेते रहो। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के तरीके मैं बताऊँगा। मैं आपको मैथमेटिक्स करने के तरीके इस प्रकार बताऊंगा जिसमें आपको सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं रहेगी। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं अरे यार इसका तो मुझे तरीका नहीं आता, x + y + z = 0 होता कैसे होगा, मुझे नहीं पता। तो वो सारे तरीके, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अलग तरीके होते हैं और एक टीचर वाले एग्ज़ाम के अलग तरीके होते हैं। जैसे पीएससी मेंस लिखना होता है, और पीएससी मेंस में कोई सवाल करना होता है, जैसे a + b का होल स्क्वायर। अब इसको पूरा एक्सप्लेन करना है, लेकिन अपन कंपटीशन में इसको याद ही कर लेते हैं और या मतलब इसकी ट्रिक बना दी कि यार 2 का डिफरेंस होता है या कुछ भी होता है, 2 बढ़ जाता है, बस बाकी सब वही रहता है, इसका मल्टी स्क्वायर हो जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो वो तरीके इस्तेमाल करके अपन टाइम मैनेजमेंट करके, जैसे मान लो मैथ में, रीजनिंग में टाइम बचा लिए, तो अपन जीएस में लगा सकते हैं और 2-3 क्वेश्चन हो सकता है सही हो जाए और अपन सेलेक्ट हो जाए। तो इस प्रकार से करेंगे। और अपन को अपना जो रिवीजन है उसका तरीका, जैसे आप बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, वो किताब लेके बैठ जाते हैं और बैठे बैठे देखते रहते हैं कि ये मेरा रिवीजन होगा। रिवीजन तरीका ये नहीं होता, रिवीजन होता है एक्टिव, और रिवीजन उन चीज़ों को होता है जिन चीज़ों को भूलने की संभावना होती है। ठीक है, और रिवीजन करने के तरीके ऐसे होते हैं कि अगर मान लो आपने 100% कोई बुक पढ़ी, 100% में से अब बुक को आप 80% भूल जाओगे। ठीक है, किधर से भूलोगे आपको नहीं पता, शुरुआत से भूलोगे, इधर से भूलोगे, कठिन चैप्टर भूलोगे, कैसे भी है। 20% याद है। अब पता चला कि अपन को 20% स्टार्टिंग के 10 पेज याद हैं, वो 10 पेज को पढ़े, फिर भूल गए, फिर वापस से रिवीजन चालू कर दिए, फिर वापस, यानी कि अपन को रिवीजन, जैसे मान लो ये पूरा सेक्शन है, इस पूरे सेक्शन में अब वीकनेस इधर से आ रही है, इधर से आ रही, तो आप उस चैप्टर को उठाओ, उसको रिवाइज करो। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना लेके रखा है कि अगर आपने ये मिस कर दिया तो यहीं से पूरा पेपर आ जाएगा। पेपर तो पूरे में से आता है, तो आपको ओवरऑल समझ ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को रट के बैठे हैं। ठीक है, अब ऐसा है कि एमपी के बच्चे क्या करते हैं कि जो फेल हो गए हैं ज़्यादातर, वो पढ़ाई पे तो ध्यान देते हैं, पढ़ाई में भी वो एक्टिव तरीके से पढ़ते नहीं, और पढ़ते पढ़ते फिजिकल पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अब फिजिकल पे ध्यान नहीं देते तो आपकी पर्सनालिटी हो जाती है कमज़ोर, और फिर आपको फिजिकल में आते हैं कम नंबर। तो आप सुबह शाम जब घूमने जाते हो ना, जैसे इंदौर में बहुत सारे बच्चे वॉक करने बोलाराम तरफ जाते हैं, बोलाराम पे ना जाके आप किसी जो आपके आसपास ऐसे पार्क वो हैं, ग्राउंड हैं, जहाँ कोई व्यक्ति रनिंग करने आता है, कोई फिटनेस के लिए आता है, उस रनिंग करने के लिए आप वहाँ एटलीस्ट खड़े होकर उन चीज़ों को देखो। देखने से भी आपकी फिटनेस बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। आप देखोगे, करोगे, कुछ हाथ पैर हिलाओगे, आपका पता ही नहीं चलेगा, आपका फिजिकल बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। जैसे मेरी आदत पहले थी, अभी भी मैं कोशिश करता हूँ कहीं ना कहीं कुछ खेल लेता हूँ, कि मैं डेली ग्राउंड जाता था, भले ही मेरा कोई एग्ज़ाम हो ना हो। अभी भी मैं अपने घर जब जाता हूँ तो मेरी पता नहीं क्यों सुबह जग के वॉक करने की आदत है। कोई बच्चा अगर रनिंग करने जा रहा है तो मैं भी रनिंग करने चले जाता हूँ, तो इसमें कोई नुकसान थोड़ी ना हो रहा है। तो ऐसे ही अपनी लाइफ में 10-20-30 मिनट का अगर टाइम अपन डाल देते हैं तो उससे कोई नुकसान थोड़ी ना हो जाएगा। देखो अल्टीमेटली आपकी जॉब लग जाएगी, फिर भी आपको क्या चाहिए, शरीर स्वस्थ है ना, सारी दुनिया की सारी चीज़ें एक तरफ और आपकी हेल्थ एक तरफ। तो वो चीज़ें आप डेली अपने रूटीन में डालो, हेल्दी खाओ, वो सारी, किसी का वजन बढ़ रहा है तो वजन क्यों बढ़ रहा है, उन चीज़ों पे एनालिसिस करो और इम्प्रूव करो अपने आप को। अब जैसे एसआई की मैंने बात करी थी, तो एसआई में ऐसा नहीं कि एसआई की परीक्षा क्या है, बहुत आसान नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट परीक्षा होने वाली है। पहली बार बहुत अच्छा सिलेबस होगा, तो जो आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ है, जैसे स्पेशली बताऊँ, जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, ये तो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि 10-20 दिन में कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। इनको चाहिए समय।
तो या तो आपने पहले पढ़ा हो, और या अभी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, जब तक आप इन तीनों सब्जेक्ट को कर लो। बाकी सारे सब्जेक्ट आप कर सकते हो, लेकिन इन सब्जेक्ट को करने में थोड़ा सा समय लग सकता है, ठीक है। अब विश्लेषणात्मक क्षमता जो सिलेबस में लिखा हुआ है ना प्री में, वो है मैथमेटिक्स नंबर 1। कुछ लोग इसको गैस कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और जो सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का लिखा हुआ है ना, उसमें एक तरीका है कि जैसे मान लो राजस्थान में एक परीक्षा हुई थी, अभी मैं एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ, 2 फरवरी को। उसमें क्या कर रहा था, 5 ऑप्शन दिए थे। 5 ऑप्शन में अगर आपको मान लो ऊपर के 4 कोई नहीं आते, तो आपको 5वां गोला भरना रहेगा, जिससे कि ये सिद्ध हो जाए कि भाई आपने पूरा पेपर दिया है। और पूरे एग्जाम में केवल आप 10% क्वेश्चन छोड़ सकते, बाकी आपको करना पड़ेगा सॉल्व, और बाकी में नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इसका परीक्षा पैटर्न रहने वाला है वो संभावित इस प्रकार रहने वाला है। मैं किसी बात का दावा नहीं करता, क्योंकि चीज़ें बहुत वोलेटाइल होती हैं, कभी भी कुछ भी इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी जो प्रश्न है वो अनिवार्य होते हैं, उन पे सब पे गोला भरना रहता है, ठीक है। अब जैसे आप सब 3 काम आप डेली बेसिस पे करो, या अल्टरनेट डे पे करो, दूसरे दिन करो, इस प्रकार करो कि मॉक टेस्ट लगाओ, जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एसआई की या कांस्टेबल की। फिर उसका एनालिसिस करो बहुत तगड़े तरीके से, फिर उसकी स्ट्रेटजी बनाओ कि इसको मेरे को ठीक कैसे करना है। अब जैसे जो बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं उनको प्रॉपर तरीका बताऊंगा कि स्ट्रेटजी कैसे बनानी है और एनालिसिस कैसे करना है, और फिर रणनीति बना के उनको रिवाइज कैसे करना है, जो वीक एरिया है। मैं कह रहा हूँ इससे बेस्ट मॉक टेस्ट एनालिसिस वाला जो तरीका है ना, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है सूरज ओझा, AIR 38 CGL में, ठीक है। तो इनकी जो तैयारी की स्ट्रेटजी थी, इनका था डेली सुबह आके मॉक टेस्ट लगाना, फिर विश्लेषण करना, फिर उन चीज़ों को इम्प्रूव करना जो गलत हुई। मतलब क्या स्ट्रेटजी थी, डेली तरीके से ये करना, मतलब एनग्रॉस रहना पूरे। टेस्ट लगाओगे ना तो आपके दिमाग के तार जो है वो हिलते रहते हैं, अदरवाइज़ तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे तो सब आता है, अब तो एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है बस, ठीक है। तो इससे क्या है, आपको आपकी वीकनेस पता चलती है, और वीकनेस होती जाती है और इम्प्रूव होती जाती है साथ साथ में, ठीक है। इस प्रकार से ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप तैयारी करो, मेरा जो गूगल फॉर्म है उसको भरो, ठीक है। एक टेलीग्राम लिंक दे रहा हूँ, उसमें मैं आपको अपडेट करते रहूँगा, और जो भी मेरे से पॉसिबल होगा मैं ये आपको गूगल मीट पे मिला करूँगा, शाम या सुबह जो भी आप लोग डिसाइड करेंगे उस हिसाब से समय रख लेंगे। और मैं यूट्यूब पे भी आपके लिए कुछ कंटेंट धीरे धीरे लेते आते रहूँगा, स्ट्रेटजी के बारे में या कुछ अन्य समझ के बारे में, अंडरस्टैंडिंग के बारे में, जो चीज़ें डिफ़िकल्ट है मैं जो भी हेल्प कर सकता हूँ वो प्रयास करते रहूँगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं यूट्यूब पे या गूगल मीट पे, जहाँ भी आप लोग जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।